है कि वो अकेले बिना कहीं रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा करेगी। किनारे पर खड़े लोग उसे बार बार समझाते हैं कि ये पागलपन है। अगर उसे समुद्री डाकू भी नहीं मिलते तो भी कई दर्जन मीटर ऊंची उठने वाली लहरें ही उसकी जान लेने के लिए काफी हैं। लेकिन ये जिद्दी लड़की इन सभी सलाहों को बिल्कुल अनसुना कर देती है, जैसे किसी ने कुछ कहा ही ना हो, और इसी के साथ वो निकल पड़ती है। जैसा कि सभी को डर था, जब उसकी यात्रा आधी भी पूरी नहीं हुई थी तभी उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक तूफान देखने को मिलता है। तेज हवाएं और उठती हुई विशाल लहरें उसकी छोटी सी नाव को ऐसे उछाल रही थीं जैसे वो किसी विशाल समुद्र में एक तिनके की तरह इधर उधर बह रही हो। वो मुख्य पाल को समेटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका छोटा और कमजोर शरीर उन विशाल लहरों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। अच्छी बात ये थी कि उसने खुद को सेफ्टी रोप से बांध रखा था, वरना वो कब की समुद्र में गिर चुकी होती। इसके बाद वो उसी रस्सी का सहारा लेकर बहुत मुश्किल से नाव के आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तूफान भी इस जिद्दी लड़की को सबक सिखाने पर तुला हुआ हो। लहरें लगातार और ऊंची होती जा रही थीं और किसी भी पल उसकी नाव को पलट सकती थी। लड़की जैसे ही एंकर फेंककर नाव को संभालने की कोशिश करती है, तभी एक तेज लहर उसे सीधे वापस केबिन के अंदर पटक देती है। लेकिन केबिन के अंदर की हालत भी बाहर से कुछ खास बेहतर नहीं थी। इस जिद्दी लड़की का नाम जेसिका वॉटसन है। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं थी, बल्कि बहुत छोटी उम्र से ही बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तभी उसने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी जो सुनने में बहुत बड़ी लगती थी। उसके माता पिता को लगा कि वो बस यूं ही बोल रही है, लेकिन छोटी सी जेसिका ने एक मोटी प्लानिंग बुक निकालकर सबको चौंका दिया, जिसमें उसने अपने पूरे सफर की प्लानिंग लिख रखी थी। यहाँ तक कि इस यात्रा में कितना खर्च आएगा, ये पैसे वो कहाँ से लाएगी। उसने ये तक सोच रखा था कि वो काम करके और स्पॉन्सरशिप लेकर पैसे जुटाएगी। इसके बाद इतनी छोटी उम्र में ही उसने लगातार समुद्र में नाव चलाने की ट्रेनिंग ली और जिद पकड़कर एक अनुभवी नाविक को अपना गुरु बना लिया। उसके अंदर ये सोच थी कि वो एक एडवेंचर करने वाली इंसान है और उसे खुद ये जानना है कि वो आखिर कितना कर सकती है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और अब 16 साल की जेसिका अपनी पहली टेस्ट यात्रा शुरू करती है, लेकिन मुश्किलें उसे बच्चा समझकर छोड़ने वाली नहीं थी। एक रात अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो घबराकर अपने कान बंद कर लेती है और उसे समझ आता है कि एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज उसकी नाव के साइड से टकरा गया है। जब वो जहाज वहां से गुजर जाता है तब तक उसकी नाव बुरी तरह टूट चुकी होती है। वो तुरंत अपने गुरु को अपनी हालत के बारे में बताती है, लेकिन जब अपनी लोकेशन बताने की बारी आती है तो वो ठीक से पढ़ ही नहीं पाती। असल में उसे पढ़ने में दिक्कत थी और जब वो तनाव में होती थी तो ये परेशानी और बढ़ जाती थी। अच्छी बात ये थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के किनारे से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अगले ही दिन उसकी टूटी फूटी नाव को समुद्री पुलिस वापस किनारे ले आती है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे पत्रकार और लोग इकट्ठा थे जो उसका मजाक उड़ाने के लिए खड़े थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सीधे उसके माता पिता पर सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना फैसला है। इसी के साथ साथ स्थानीय सरकार भी ये सोचने लगती है कि बच्चों की सुरक्षा के कानून के तहत जेसिका को दोबारा जाने से रोका जाए। सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी नाव बुरी तरह टूट चुकी थी और इस हादसे के बाद उसके स्पॉन्सर्स भी अपने हाथ पीछे खींचने लगे थे। अब उसकी नाव को ठीक कर पाना सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। इतने सारे झटकों के बाद जेसिका खुद पर शक करने लगती है कि कहीं उसका फैसला गलत तो नहीं था। तभी उसकी माँ आगे आती है और उसे हिम्मत देती है। वो उसे समझाती है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसान खुद को बदलता है और मजबूत बनता है, और अगर वो कोशिश जारी रखेगी तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अगले दिन उसका गुरु उसे एक रिपेयर शेड में लेकर जाता है जहाँ उसकी प्यारी नाव की मरम्मत हो रही होती है। असल में जो लोग उसे सपोर्ट करते थे वो सब खुद आगे आकर उसकी मदद करने लगे थे। उसके परिवार के हर सदस्य ने नाव पर अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं लिखी थीं। 18 अक्टूबर 2009 को जेसिका एक बार फिर सिडनी हार्बर से अपनी यात्रा शुरू करती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस बार उसे कहीं भी रुकना नहीं था। उसे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना था, जिसमें उसे 3 बड़े महासागर और 4 समुद्री रास्तों को पार करना था। उसकी नाव लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती जाती है और वो पूरी ऊर्जा के साथ अनजान समुद्री रास्तों की तरफ बढ़ती रहती है। उसी समय उसका परिवार और उसका गुरु भी उपकरणों के जरिए उसकी लोकेशन पर नजर रखते रहते हैं। हर बार जब जेसिका का फोन आता है और वो बताती है कि वो ठीक है, तो वो उसके परिवार के लिए सबसे खुशी का पल होता है। 12वें दिन जेसिका अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए प्रशांत महासागर में फिजी के पास वाले इलाके में पहुंच जाती है। यहाँ आकर उसे समुद्र का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। वह अपनी आंखों से विशालकाय व्हेल मछलियों को पानी की सतह पर उछलते हुए देखती है। उनका भारी शरीर जब समुद्र पर गिरता है तो पानी चारों तरफ बिखर जाता है। इसके साथ ही कई डॉल्फिन्स उसकी नाव के साथ साथ तैरती हुई चलती हैं, जैसे उसका साथ दे रही हों। ये पल उसके लिए बेहद खास होते हैं, क्योंकि इस खतरनाक सफर के बीच ये खूबसूरत नजारे उसे थोड़ी राहत देते हैं। 33वें दिन जब वह अपने घर से 7010 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी होती है, तब जेसिका
जेसिका अपने ऊपर एक बाल्टी समुद्र का पानी डालती है। ये कोई यूं ही किया गया काम नहीं था, बल्कि ये एक खास पल था। उसने भूमध्य रेखा को पार कर लिया था। समुद्री दुनिया में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है और इस पल के बाद उसे सच में एक नाविक के रूप में माना जाने लगता है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। एक सुबह जब जेसिका जल्दी उठती है तो वह आसमान में फैली लालिमा को देखती है। ये खूबसूरत जरूर लगता है, लेकिन उसके लिए ये एक खतरे का संकेत था। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। वह बिना समय गंवाए तुरंत अपने गुरु को फोन करती है। उधर उसका गुरु भी मौसम के नक्शों को देखकर पहले ही समझ चुका होता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। जेसिका तुरंत अपने सारे जरूरी उपकरण पहन लेती है और खुद को सेफ्टी रस्सी से बांध लेती है। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब तूफान अचानक से आता है तो वो फिर भी उसे चौंका देता है। अब उसके पास बस एक ही उम्मीद थी कि उसकी नाव इस भयानक तूफान को झेल सके। वह अपनी ट्रेनिंग के अनुसार नाव के सारे सिस्टम को संभालने लगती है, लेकिन बार बार सामने से उसे गिरा देती हैं। बड़ी मुश्किल से वह वापस केबिन के अंदर पहुंचती है और खिड़कियों को बंद कर देती है ताकि पानी अंदर ना आए। लेकिन नाव इतनी जोर से हिल रही होती है कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसी हिलते डुलते माहौल में अचानक एक फ्राइंग पैन उड़कर उसके सिर पर लगता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब जेसिका की आंख खुलती है तब तक तूफान गुजर चुका होता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है, लेकिन सबसे पहले वह अपने परिवार को फोन करके बताती है कि वह सुरक्षित है। दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंचती है कि जेसिका ने तूफान का सामना किया है, कई पत्रकार उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई बड़ी खबर मिल जाएगी। जब मौसम साफ हो जाता है तो जेसिका अपना कैमरा सेट करती है और अपने इस पूरे सफर के हर छोटे बड़े पल को रिकॉर्ड करने लगती है। क्रिसमस का समय आता है और वह अपनी नाव को भी सजाती है। वह अपने परिवार से फोन पर बात करते हुए उनके भेजे गए गिफ्ट्स खोलती है। इस पूरे समय में उसे थोड़ा अकेलापन जरूर महसूस होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दिन जेसिका अपने घर से 17,420 किलोमीटर दूर केप हॉर्न पहुंचती है। ये जगह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मिलने का स्थान है और यहाँ का मौसम बहुत खतरनाक होता है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, यहाँ तक कि अनुभवी नाविकों के लिए भी ये जगह किसी चुनौती से कम नहीं होती। लेकिन जेसिका अपनी समझदारी और कौशल से इस मुश्किल हिस्से को भी पार कर लेती है, जिसे कई लोग समुद्री दुनिया का एवरेस्ट कहते हैं। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 113वें दिन जेसिका और उसकी नाव एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होती। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। समुद्र एकदम शांत होता है, जैसे कोई शीशा हो। बिना हवा के उसकी नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। अब उसके पास कुछ करने को नहीं होता और वह केबिन के अंदर ही बैठी रहती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और इस लगातार शांति और अकेलेपन की वजह से जेसिका पूरी तरह टूटने लगती है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह बस बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रहती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने परिवार के फोन तक उठाना बंद कर देती है। दूसरी तरफ उसका गुरु दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठा उसकी लोकेशन देखता रहता है और चिंता में डूबा रहता है। सब कहते हैं कि लंबे समुद्री सफर में सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन होता है और अब जेसिका उसी से लड़ रही थी। 5वें दिन ये गहरी खामोशी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। 7वें दिन आखिरकार वह अपनी माँ का फोन उठाती है और अपने दिल में जमा सारी बातें एक साथ कह देती है। अपना डर, अपना अकेलापन, अपनी थकान। उसकी माँ उसे समझाती है कि वह रात के आसमान में सबसे चमकीले तारे को देखे और जब वह उस तारे को देखेगी तो उसकी माँ भी उसी तारे को देख रही होगी। ये बात सुनकर जेसिका के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है। वह समझ जाती है कि सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता और यही वो पल है जब उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। वह अपने हालात को स्वीकार करती है। रात में जब वह केबिन से बाहर निकलती है तो आसमान साफ होता है और उसमें अनगिनत तारे चमक रहे होते हैं। समुद्र और आसमान एक जैसे दिखने लगते हैं, जैसे वह किसी अंतरिक्ष में तैर रही हो। तभी अचानक हवा चलने लगती है और उसकी नाव के पाल हिलने लगते हैं। जेसिका तुरंत पाल खोल देती है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी खुशी और आत्मविश्वास लौट आता है। उसकी नाव अब लगातार उसके घर की दिशा में बढ़ रही होती है और उसका सपना भी अब धीरे धीरे हकीकत बनने के करीब पहुंच रहा होता है। लेकिन तभी एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब जेसिका अपने केबिन के अंदर सामान ठीक कर रही होती है तभी अचानक उसकी नजर ऊपर जाती है। वह देखती है कि केबिन की छत पर एक दरार से पानी अंदर रिस रहा है। वह तुरंत समझ जाती है कि ये नुकसान पिछले तूफान के दौरान हुआ था जो अब असर दिखा रहा है। बिना समय गंवाए वह तुरंत चिपकाने वाला सामान निकालती है और उस दरार को भरने की पूरी कोशिश करती है। हालात अभी भी काबू में थे, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था। जब वह अपने घर से सिर्फ 3565 किलोमीटर दूर रह गई थी तब वह अपने परिवार को फोन करके यह बताने ही वाली थी कि वह सुरक्षित है। लेकिन फोन पर बात करते करते ही उसके कंप्यूटर पर मौसम का नक्शा
अचानक बदल जाता है। अंटार्कटिका की तरफ से एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन चुका था जो तेजी से एक भयानक तूफान में बदल रहा था और उसकी ताकत पिछले तूफान से भी 5 गुना ज्यादा थी। इसी समय दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर इस खबर की चर्चा शुरू हो जाती है। हर जगह लोग यही बात कर रहे होते हैं कि क्या जेसिका इस बार भी बच पाएगी या नहीं। उसके परिवार वाले उसे लगातार समझाते हैं कि अब उसे ये सफर छोड़ देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके किसी बंदरगाह पर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब होता कि उसका सपना जो अब उसके बिल्कुल करीब था वहीं खत्म हो जाता। ऐसे में जेसिका अपने ब्लॉग पर लोगों के मैसेज देखती है। अलग अलग उम्र के लोग उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसे अपना आदर्श मान रहे होते हैं। ये सब देखकर जेसिका के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। वह फोन रखती है और तुरंत नक्शा निकाल कर बैठ जाती है। वह सोचती है कि जरूर कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे वह इस तूफान से निकल सकती है। काफी देर तक गणना और सोच विचार करने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी योजना अपने गुरु को बताती है। वह एंकर का सहारा नहीं लेगी बल्कि हवा के साथ चलते हुए पूरी गति से इस तूफान के बीच से निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार उसका गुरु उसे रोकता है और कहता है कि अब उसे यह सफर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जेसिका ने अपना फैसला कर लिया था। वह अपने सारे उपकरण पहन लेती है और खुद को तैयार कर लेती है। जैसे ही तूफान पास आता है हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। कई छोटे छोटे तूफान आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान बना लेते हैं। 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें उसकी नाव के चारों तरफ उठ रही होती हैं, जैसे किसी भी पल उसे निगल जाएंगी। वह खुद को मजबूती से बिस्तर से बांध लेती है, लेकिन इतनी तेज झटकों की वजह से उसे लगातार उल्टियां होने लगती हैं। हर बार जब उसकी नाव एक लहर के ऊपर चढ़ती और फिर नीचे गिरती तो ऐसा लगता जैसे वह किसी खतरनाक रोलर कोस्टर पर बैठी हो। इस मुश्किल वक्त में वह खुद को संभालने के लिए गाने गाने लगती है ताकि उसका डर थोड़ा कम हो सके। लेकिन तभी एक और बुरी खबर सामने आती है। केबिन की वही दरार फिर से खुलने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। जब वह बाहर झांक कर देखती है तो उसके पीछे करीब 20 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उठती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे उसकी नाव नीचे की तरफ डूबने लगती है और वह खुद केबिन के अंदर उल्टी लटक जाती है। उसी समय उसके परिवार को एक ऑटोमेटिक अलर्ट मिलता है कि जेसिका की नाव समुद्र के नीचे 4.6 मीटर तक चली गई है। ये खबर सुनकर सब लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। दूसरी तरफ पानी के अंदर जेसिका के दिमाग में उसकी जिंदगी के सारे पल एक एक करके आने लगते हैं। वह अपने परिवार की तस्वीर को छूती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उसकी नाव जो खास तरीके से बनी थी धीरे धीरे हिलती है और अपनी ताकतवर उछाल की वजह से फिर से पानी के ऊपर आने लगती है। घर पर बैठे उसके परिवार वाले ये खबर सुनकर खुशी से रो पड़ते हैं। उसका गुरु भी, जो अब तक बहुत चिंता में था, आखिरकार राहत की सांस लेता है। असल में उसकी नाव का केबिन पूरी तरह से बंद था, जिसकी वजह से अगर पूरी नाव पानी में डूब भी जाए तब भी उसकी उछाल उसे फिर से ऊपर ला सकती थी। जो पत्रकार पहले से उसके घर के बाहर खड़े थे उन्हें भी आखिरकार वो खबर मिल जाती है जिसका उन्हें इंतजार था। जेसिका इस भयानक तूफान से बच गई है। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है और वह अब अपने घर की ओर वापस जा रही है। इस बार वही पत्रकार जो पहले उस पर सवाल उठा रहे थे अब दिल से उसकी तारीफ करने लगते हैं। समुद्र के बीच खड़ी जेसिका अपनी नाव के आगे जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाती है और उस प्रकृति का धन्यवाद करती है जिसने उसे एक और मौका दिया। तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है और वह एक बार फिर अपने पाल खोलती है अपने सपनों के किनारे की ओर बढ़ने के लिए। 15 मई 2010 का दिन आता है और आखिरकार वो पल भी आ जाता है जिसका जेसिका इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जब उसकी नाव आधिकारिक तौर पर तय की गई फिनिश लाइन को पार करती है तो ये सिर्फ एक सफर का अंत नहीं होता बल्कि एक इतिहास बन जाता है। 210 दिनों तक लगातार समुद्र में रहने के बाद और कुल 448 किलोमीटर की दूरी तय करके जेसिका और उसकी छोटी सी नाव बिना कहीं रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में सफल हो जाते हैं। किनारे पर उसका परिवार पहले से ही खड़ा होता है उसकी वापसी का इंतजार करते हुए। जैसे ही उसकी नाव पास आती है वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि करीब 80,000 से ज्यादा लोग समुद्र किनारे इकट्ठा हो चुके होते हैं सिर्फ इस 16 साल की लड़की को देखने के लिए जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उस दिन बंदरगाह पर मौजूद कई जहाज भी अपने आप समुद्र में निकल पड़ते हैं जैसे उसका स्वागत करने के लिए एक जुलूस बन गया हो। हर नाविक, हर इंसान उसकी इस उपलब्धि के लिए उसे सलाम करता है, तालियां बजाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। दुनिया भर में उसके फैंस भी उसकी इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं। जेसिका एक बार पीछे मुड़कर अपनी नाव को देखती है जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, हर तूफान में उसे बचाया। फिर वह धीरे से उस जमीन पर कदम रखती है जो अब उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उसके सपनों की मंजिल बन चुकी थी। इस एक पल के लिए एक छोटी सी 6 साल की बच्ची ने पूरे 10 साल तक मेहनत और तैयारी की थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उससे मिलते हैं और उसे देश का हीरो बताते हैं। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना
घटना पर आधारित है। इस सफर के दौरान जेसिका ने 7 बार ऐसे हालात का सामना किया जहां उसकी जान जा सकती थी। उसने 21 मीटर से भी ऊंची लहरों का सामना किया और फिर भी हार नहीं मानी। आखिरकार वह सुरक्षित वापस लौट आई। जनवरी 2011 में जेसिका को यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया जाता है। पढ़ने में दिक्कत होने के बावजूद उसने 2 किताबें भी लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई। उसकी कहानी ने दुनिया भर के हजारों लाखों युवाओं को प्रेरित किया। यहाँ एक बात खास तौर पर समझने वाली है, हमें जेसिका के माता पिता के लिए भी तालियां बजानी चाहिए। जब एक बच्चा कुछ बड़ा करने की ठान लेता है तो उसे रोकना आसान होता है, लेकिन उसे मौका देना और उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने उसे रोका नहीं बल्कि उसका साथ दिया। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो सफल होगी या नहीं, लेकिन उन्होंने उसे कोशिश करने का मौका दिया, क्योंकि आखिर में जीत या हार से ज्यादा जरूरी होता है वो सफर, वो संघर्ष जो इंसान को जिंदगी भर के लिए मजबूत बना देता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।